दोस्तों आज के क्लास में हम बात करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हमारा आज का जो क्लास का मेन तरीका रहेगा पढ़ाई करने का वो काफ़ी डिफरेंट रहेगा बाकी किसी तरीके से। और कैसे हम पढ़ाई करेंगे ताकि एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन एक बार में हमारा क्लियर हो जाए। जैसे अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है तो ये हम ऑप्शनल देख लिए। ठीक है, उज्जैन से एक मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, लेकिन अब उज्जैन से और उज्जैन कहाँ स्थित है इन सबों के संबंधित जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आज उन सभी को काफ़ी बारीकी से डिस्कस करेंगे, ताकि एक पॉइंट अगर हम उठा रहे हैं तो वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हम एक ही बार में कंप्लीट करते जाएं, ताकि दोबारा उसी लाइन के पास आने की हमें कोई ज़रूरत न पड़े। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एक बार में उन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, क्षिप्रा, तापी, सतलुज और नर्मदा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से इसका प्रश्न का आंसर देने के लिए, और आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन कहाँ स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि उज्जैन भारत के कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, यानी अगर हम बात करें तो उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश के राज्य का एक प्रमुख शहर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी थी। ठीक है ना, और विक्रमादित्य कौन थे थोड़ा सा इनके बारे में हम बता देते हैं कि विक्रमादित्य जो थे वो उज्जैन के राजा थे और गर्भभील वंश के राजा थे। ठीक है ना, यानी ये गर्भभील वंश के राजा थे और उज्जैन के भी राजा थे। ठीक है ना, यानी इनका वंश जो था वो गर्भभील था। ठीक है, और ये उज्जैन के राजा थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी उदारवादी राजा थे। ठीक है ना, यानी ये क्रूर राजा नहीं थे, ये सभी के हित में कार्य करते थे और लोगों के हिसाब से और लोगों को जो भी ज़रूरतें होती थी उनको पूरा करने का ये कोशिश करते थे, इसीलिए इनको एक उदारवादी राजा के रूप में देखा गया। ठीक है ना, और इन्होंने शकों को भी पराजित किया था। जब हम हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे लगातार तो उसमें पढ़ेंगे कि इन्होंने शकों को कैसे पराजित किया और कैसे राजगद्दी संभाले, और ये कैसे आगे चल के एक महान सम्राट भी कहलाए। ठीक है ना, ये आगे जाके ये एक महान सम्राट कहलाते हैं। और महान सम्राट की उपाधि आप लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत सारे राजा थे उनको भी महान सम्राट का उपाधि दिया गया है, लेकिन सबसे पहले इन्हीं को महान सम्राट का उपाधि दिया गया था। किसको? तो इनको किसको? विक्रमादित्य को। ठीक है ना, तो विक्रमादित्य को सबसे पहले किसका उपाधि दिया गया था? महान सम्राट का। ठीक है, और आगे जा कर के 14 और अलग अलग राजा होते हैं उनको भी यही उपाधि दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बता दें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है, हेमचंद्र का नाम है जिनको हेमू के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शासक आए और राजा आए जिनको महान सम्राट का उपाधि दिया गया। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ? तो ये विक्रमादित्य के राज्य से शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा कि इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसको कालिदास के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उज्जैन को। ठीक है, और उज्जैन में कुंभ मेला का जो आयोजन होता है वो भी बहुत विशाल आयोजन होता है। और कहाँ होता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे ही होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। आप लोग काफ़ी इजीली ये बता सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, और ये बहुत बड़ी घटना थी। एक जो हम कहें तो मतलब इतना विशाल घटना कभी नहीं हुआ था इंडिया में, जिसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस के रिसाव के कारण क्या हुआ था? 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें बताया गया कि लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो इसमें 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे इस गैस की वजह से। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पे घटना हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को ये डेट पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, चिनाब, ब्यास, रावी और झेलम। ठीक है, इसका आंसर हम देते हैं बिना समय गंवाए, तो इसका सही आंसर होगा झेलम। और बात कर लेते हैं कि यहाँ से और भी अलग अलग तरीके से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग या वेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है ना, शेषनाग कहा जाए या वेरीनाग कहा जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, 5 अगस्त 2019 को यह घोषित किया गया था कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है ना, यानी 5 अगस्त 2019 को ये घोषित किया गया कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो क्या है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है। उस दिन तो घोषित कर दिया गया 5 अगस्त को, लेकिन ये कब से लागू हुआ पूरी तरीक़ा से, तो 31 अक्टूबर 2019 से यह प्रभावशाली हुआ और उस दिन से जम्मू कश्मीर पूरी तरीक़ा से केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक नोट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 5 अगस्त 2019 को ही लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित हुआ और 31 अक्टूबर 2019 से ये भी प्रभावशाली हुआ, यानी 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरी तरीक़ा से यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करने लगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि ऐसे ही हम प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।